अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th के जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो इसका हमने एक वीडियो बनाया है, होपफुली आपने वो देखा होगा। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। तो आपकी याद दिलाने के लिए मैं आपको यहां से फिर से बताता हूं। प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमें बिजनेस प्लान है, जिसको हमें आगे एग्जीक्यूट करना है, फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है, उस बिजनेस प्लान के बारे में जब हम उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यानी जो हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है, जब हम उस बिजनेस प्लान के बारे में ये देखते हैं कि हमें कितना खर्चा आएगा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में और हमें कितना पैसा वहां से रिटर्न आ सकता है, यानी कितना वहां से बेनिफिट आ सकता है, जब हम ये चीज देखते हैं कि कॉस्ट कितना लगेगा, बेनिफिट कितना आ सकता है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि क्या कॉस्ट ज्यादा लग रहे हैं कि क्या बेनिफिट ज्यादा आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है ये सिंपली कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट होता है, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है, जब हम इस पे एक्चुअली काम करेंगे तो हमें कितना खर्चा आ सकता है और कितना बेनिफिट आ सकता है। इसी चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी एनालिसिस करना, संजीदगी से देखना, गहराई से देखना कि कितना खर्चा आएगा, कितना बेनिफिट्स आ सकता है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो उसी चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल। यानी जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, जब हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम गहराई से प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें एनालिसिस करनी पड़ती हैं, किन किन चीजों को हमें गहराई से देखना होता है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी ऑब्जर्व्ड या टू बी एनालाइज्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आ जाऊं, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं आपको इससे पहले बताऊंगी क्या हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते क्यों हैं, व्हाई वी मेक द एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट या व्हाई वी मेक द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए जो मेन दो इंपॉर्टेंट वजूहात होते हैं या मकासद होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले हमें इसकी असेसमेंट करते हैं प्रोजेक्ट की, ताकि हम जान सके क्या हम फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली कि जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमें पता चलता है कि वहां क्या इस प्रोडक्ट को मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, यानी इसमें कितना कॉस्ट आ सकता है और कितना बेनिफिट आ सकता है। सोशल असेसमेंट करते हैं। सोशल असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखेंगे लोगों का रुझान क्या रहेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों का क्या राय रहेगी, क्या इस प्रोडक्ट को मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और इसके अलावा फाइनेंशियल वायबिलिटी हम देखते हैं, क्या हमारे पास ये काबिलियत है, क्या हम इसमें जो पैसा खर्चाना है, क्या हमें वो सलाहियत है कि हम उतना पैसा खर्चा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है, इसके मकसद ये हैं ताकि हम ये जान सके कि क्या हमें ये काबिलियत है, क्या हम इसकी डिमांड को फुलफिल करेंगे, क्या हमें ये सलाहियत है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे, क्या हमारे पास उतना सारा पैसा है कि जो हम खर्चा सकते हैं, जो ये हमारा प्रोजेक्ट डिमांड करता है। इस चीज के जानने के लिए हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं। सेकेंड और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है व्हाई वी मेक ए डीप एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज to know whether we should accept the project or whether we should reject the project। यानी जो हमारा बिजनेस प्लान है, जब हम इसकी बाज़ाब्ता एनालिसिस करते हैं, गहराई से देखते हैं कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना रिवार्ड वहां से आ सकता है, तो हमें फिर लास्ट में पता चलता है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या हमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। यानी whether we should accept the project business plan or whether we should find out the next one, whether we should reject the project। ये दो इंपॉर्टेंट इसके मकासद है, that's why we make a project appraisal।
अब हम बात करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं, तो हम किन किन चीजों को गहराई से देखते हैं, किन किन चीजों की हम एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी ऑब्जर्व्ड इन डेप्थ, लेकिन यहां पे मैंने 4 आपको बताया। मार्केट अप्रेजल या एनालिसिस, सेकेंड फाइनेंशियल अप्रेजल और एनालिसिस, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल या एनालिसिस बोलिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एंड द फोर्थ वन इज टेक्निकल एनालिसिस। ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें प्रोजेक्ट के अप्रेजल के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमें इनकी एनालिसिस करनी पड़ती है, हमें इनकी असेसमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट एनालिसिस के बारे में या मार्केट अप्रेजल के बारे में। मार्केट एनालिसिस या अप्रेजल के बारे में हम यहां से नाम से ही पता चलेगा कि हम यहां पे देखते हैं कि मार्केट में जो हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है, एक एंटरप्रेन्योर का जो एक बिजनेस प्लान है कि जब उसका जो ये बिजनेस प्लान यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो प्लान है, उसको मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी। यानी इन एडवांस अभी आपने मार्केट में प्रोडक्ट नहीं डाला। असल में प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, ये प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होती है। यानी अभी पैसा खर्चाया नहीं, अभी आपने प्रोडक्ट बनाया नहीं, अभी आपने लोगों को सर्विस दी नहीं, लेकिन इससे पहले एक एनालिसिस करते हो। अभी आपने पैसा खर्चाया नहीं, आप इससे पहले एक एनालिसिस करते हो अपनी जगह कि आप देखते हो कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, वेदर वी शुड गो दिस आइडिया और नॉट। सो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहला काम जो है, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ये देखता है कि जो मैं प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूं, इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है। आप यहां से बात करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो MIS होता है एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के पास, ये बाज़ाब्ता यहां पे मार्केट रिसर्च करता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के बारे में या इस सर्विस के बारे में क्या लोगों की डिमांड रहेगी, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या मार्केट में इस चीज की नीड है कि नहीं। जब नीड होगी तभी डिमांड बन सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट और व्हाट वाज द पास्ट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल हम डिमांड की पूरी एनालिसिस करते हैं। जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि डिमांड क्या रहेगी। अगर डिमांड अच्छी खासी रहेगी तो ऑब्वियसली तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, हमें प्रोडक्ट को बेच पाने में आसानी हो जाएगी। सेम इज द केस विद द सेकंड थिंग जो हम मार्केट एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं, वो है मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ओवरऑल ये जो हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो ये कितने मार्केट को कवर कर सकता है, क्या हमारे पास उतनी सलाहियत है, क्या हमारे पास उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा ताकि हम उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मार्केट को कवर कर सकेंगे। क्या हमारे पास उतना सारा रिसोर्सेज रहेंगे कि जो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके लोगों के ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं कि मार्केट शेयर क्या रहेगा प्रोडक्ट का, ये कितना मार्केट कवर कर सकता है, डिमांड होने के बाद ये कितने लोगों तक पहुंच सकता है, मार्केट कितना कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मार्केट एनालिसिस में देखते हैं, दैट इज सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑलरेडी मार्केट में इस प्रोडक्ट की कितनी अवेलेबिलिटी है। अगर अवेलेबिलिटी अबंडेंस में है तब जाके प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उस टाइम एंट्री कर पाना मार्केट में मुश्किल हो जाता है जब नंबर ऑफ कंपटीटर ज्यादा होते हैं, जब सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा होती है, उस वक्त मार्केट में एंट्री कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब किसी चीज की नीड होती है, किसी चीज की कमी होती है, स्कार्स में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं या चीजें जब स्कार्स में होता है मार्केट में, उस वक्त प्रोडक्ट बेच पाना आसान होता है। अब यहां पे आप देखते हो कि क्या इस टाइम जो हम मार्केट में हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में ये प्रोडक्ट जो है कितना मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी कितना अवेलेबल है, सप्लाई कितनी अवेलेबल है, या इसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है वो कितने हैं मार्केट में। तो यहां पे आप देखते हो सप्लाई क्या है प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा आप देखते हो डिग्री ऑफ कंपटीशन, मेरे को किन किन लोगों से कंपटीशन है, कौन कौन मेरे मार्केट में मुझसे कंपटीटर हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या प्राइस रखते हैं और हमारी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रहेगी, हम कैसे मार्केट में एंट्री करेंगे, हम कैसे कंपटीटर के साथ लड़ेंगे, उनको हम कैसे हराएंगे, हम कैसे उनके कस्टमर्स कैप्चर करेंगे, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करेंगे। ये सब चीजें आप मार्केट एनालिसिस में करते हो, मार्केट अप्रेजल में करते हो।
एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन, दैट इज कस्टमर बिहेवियर। आप देखते हो ओवरऑल सारा जो दरमदार होता है आपके कस्टमर बिहेवियर पे होता है। अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पसंद आ गया तो चाहे कितने भी फिर कंपटीटर क्यों ना हो वो आप पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप मार्केट एनालिसिस में देखते हो, आप देखते हो लोगों का यानी कि कस्टमर्स का मिजाज कैसा है, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस क्या है, वो किस किस्म के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्या कलर, क्या साइज, क्या टेस्ट, वो किस टेस्ट का वो प्रोडक्ट चाहते हैं, वो किस प्राइस का प्रोडक्ट चाहते हैं, किस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट चाहते हैं। ये सब चीजें आप पहले मार्केट एनालिसिस में आप ये देखते हो, फिर आप अपनी जगह मुहासबा करते हो क्या हम इस काबिल है कि हम ये सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। वरना आपको मतलब इन्हीं एडवांस में ही अभी आपके पास टाइम है, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में दूसरी राय ले सकते हो। तो जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो ये सब चीजें देखने के बाद आप अपनी जगह इंट्रोस्पेक्ट करते हो, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल है कि हम ये सारी चीजें, ये सारी डिमांड्स, ये सारी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। इसी रीजन की वजह से आप मार्केट एनालिसिस करते हो या इसी रीजन की वजह से आप प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हो। So it was the first aspect, that is market analysis और market appraisal। इसके बाद हम चलते हैं financial appraisal analysis की ओर। चलिए देखते हैं। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, that is financial aspect या financial analysis। अब हम देखेंगे जो ये एंटरप्रेन्योर होता है जिसको अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या जिसको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, उस हवाले से वो और एक एनालिसिस करेगा मार्केट के एनालिसिस के अलावा। मार्केट में डिमांड देखने के बाद, मार्केट में सप्लाई देखने के बाद, कंपटीशन देखने के बाद दूसरा चीज जो उसको देखना है, असेसमेंट करनी है, दैट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसको देखना है। इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट में वो देखता है क्या मेरे में उतनी काबिलियत है कि जितना पैसा इस प्रोजेक्ट में मुझे खर्च हो जाएगा क्या सारा वो पैसा मैं अरेंज कर पाऊंगा कि नहीं। और इसके साथ साथ यानी ये देखता है यहां पे कि कितना खर्चा यहां पे लगेगा, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मुझे पैसा कितना खर्च हो जाएगा और उस पैसे को मैं कहां से अरेंज करूंगा, क्या मेरे में वो सलाहियत है कि मैं वो पैसा अरेंज कर पाऊंगा कि नहीं। और इसके साथ साथ वो देखता है कि अगर मैं इसमें इतना पैसा खर्चाऊंगा तो मेरे को कितने बेनिफिट्स वहां से आ सकते हैं। वेदर अगर आपके खर्चे ही ज्यादा रहेंगे आपके बेनिफिट से, तब उसी टाइम आप बोलते कि नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको वहीं पे इंडिकेशन देगा कि नहीं, यू शुड नॉट गो थ्रू दिस प्रोजेक्ट। हाँ, अगर आपके पास बेनिफिट्स ही ज्यादा आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना हमें बेनिफिट आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है। तो अगर आपके बेनिफिट्स ही ज्यादा आ रहे हैं आपके खर्चे से, तब जाके आपकी ये इंडिकेशन मिल रही है कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ये अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, वी शुड गो फॉर दिस। तो यहां पे मेन चीज जो है, यहां पे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आप ऐसे समझे, यहां पे आप कॉस्ट देखते हो कितना खर्च लगेगा और इसके साथ साथ हमें वहां से रेवेन्यू कितना आ जाएगा, पैसा कितना आ जाएगा, बेनिफिट्स कितना आ जाएंगे अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो एक तो होता है यहां पे कॉस्ट, हमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या प्रोडक्ट बनाने में, और इसके साथ साथ फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कितना ओवरऑल खर्चा लग जाएगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट का खर्चा होगा। गर्ल्स हर किस्म का खर्चा आप यहां पे कंसिडर करते हो। फिर उसके बाद आप रेवेन्यू के साथ इसको एक्सपेक्ट रेवेन्यू के साथ आप कंपेयर करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि क्या कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है। इसके अलावा यहां पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस में आप ये भी डिसाइड करते हो कि हम प्राइस क्या फिक्स करेंगे, जो हमें प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, यहां जो हमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस सर्विस का या उस प्रोडक्ट का हम क्या चार्जेस लेंगे। क्योंकि पैसा ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे वो अपनी ख्वाब या अपनी जरूरियतें पूरा कर सकता है। इसी से आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों से पैसा हासिल करोगे, जब आप उनको प्रोडक्ट बेचोगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट्स द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस। ये जो प्राइस आप फिक्स करोगे, दैट शुड नॉट एक्सीड द कंपटीटर्स प्राइस। अगर आपका प्रोडक्ट जो है विद इन द रेंज, विद इन द क्वालिटी ऑफ द कंपटीटर्स है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके पास है वही क्वालिटी वही कंपटीटर के पास भी है, तो आप यहां पे प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर आपका डिग्री ऑफ कंपटीशन हाई है, वहां पे भी आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकोगे, वहां पे आपको प्राइस चार्ज करना पड़ता है एज पर द कंपटीटर्स प्राइस। सो
There are number of factors that are to be taken into consideration while fixation of the price. Financial analysis में हम ये भी तय करते हैं कि what should be the expected price of the product. जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट का हम क्या प्राइस रखेंगे. There are number of strategies, जैसे हमने स्कीमिंग द क्रीम भी पढ़ा, इसी तरह पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी पढ़ा जो हमने बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा. लेकिन यहां पे हम देखेंगे सिंपली यहां पे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या प्राइस फिक्स करेंगे. इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की एनालिसिस जो एक एंटरप्रेन्योर को करनी पड़ती है, दैट्स ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस का मतलब है खुद का मुहासबा करना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक मुहासबा करना. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो इस काबिल है कि हम इस प्रोजेक्ट को चला पाएंगे कि नहीं, क्या हम इस आइडिया पे काम कर पाएंगे कि नहीं. इस चीज को देखने के लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या उतने सारे एम्प्लॉयज अवेलेबल है जितना आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जरूरत पड़ेगी. क्या आपके एम्प्लॉयज में उतनी क्या वो स्किलफुल है, क्या उनमें उतनी वो काबिलियत है, क्या उनमें वो कला है कि वो इस प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं. जो प्रोडक्ट डिमांड करता है, जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके एम्प्लॉय में वो सलाहियत है कि वरना कहीं मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत मत है. तो यहां पे आप देखते हो कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल है, क्या हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो रॉ मटेरियल का रिसोर्स हो, चाहे आपकी लैंड हो, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, गर्स आप देखते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या फुली इक्विप्ड है कि उस प्रोडक्ट पे हम काम कर पाएंगे कि नहीं. सपोज अगर हमें एक कॉल सेंटर डालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास क्या बिल्डिंग है. अगर बिल्डिंग नहीं है तो हमें हायर करनी है. अच्छा, लोकेशन देखना है. इसके अलावा हमें देखना है कि क्या हमारे पास उतनी सारी रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास काबिल टीचर्स है कि वरना हमें उनको हायर करना पड़ेगा. अगर टीचर्स है उनको मतलब हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी. क्या हमारे पास फर्नीचर है अवेलेबल जिस पे स्टूडेंट्स बैठेंगे. क्या हमारे पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है कि नहीं. क्या हमारे पास मार्कर्स अवेलेबल है कि नहीं. गर्ल्स जो आपका मकसद है उस मकसद को हासिल करने के लिए जिन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स आपके होने चाहिए, क्या आपके पास वो अवेलेबल है कि नहीं. अगर अवेलेबल है उनमें मतलब कोई मॉडिफिकेशन या चेंज लाने की जरूरत है. गर्ल्स ये सब चीजें आप ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में आप करते हो. आप देखते हो कि हमारे पास और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है क्या इसमें मुनासिब एम्प्लॉयज अवेलेबल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास इनफ है कि कम है. अगर कम है तो और रिक्रूट करने पड़ेंगे. अगर ठीक है फिर उनको मतलब और ट्रेनिंग की जरूरत है. ये सब चीजें आप चेक करते हो. इसके अलावा आप देखते हो कि क्या हमारे पास बाकी रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं. जैसे रिसोर्स में आपका आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, क्या आपके पास वो रॉ मटेरियल वगैरह वो सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है. इसके बाद जो लास्ट और एक एनालिसिस हम करते हैं, दैट्स टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है. यहां पे हम मुनासबा करते हैं, यहां पे हम असेसमेंट करते हैं, यहां पे हम गहराई से देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, जो हमारा बिजनेस प्लान है, जो ये बिजनेस प्लान डिमांड करता है टेक्नोलॉजी, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं. अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, कहीं मतलब हमें दूसरे कंट्री से हमें मतलब इंपोर्ट करनी है या कहीं से हमें मतलब खरीदनी है या हायर करनी है, तो सबसे पहले आप देखते हो कि क्या हम टेक्निकली साउंड है, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं. जो प्रोडक्ट डिमांड करता है, प्रोडक्ट बनाने के समय जो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं. क्या हमारे पास वो टूल्स या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं जो वो प्रोडक्ट डिमांड करता है. इसके अलावा हम इकोनॉमिक एनालिसिस भी करते हैं, सोशल एनालिसिस भी करते हैं. नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट अप्रेजल. होप आपको ये समझ में आ चुका होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.